फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम गुप्ता और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हाउ टू डू वेल्डिंग इंस्पेक्शन। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर वेल्डिंग का इंस्पेक्शन कैसे होता है, तो आज मैं आपको लेक्चर में वेल्डिंग के इंस्पेक्शन के बारे में बताऊंगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। मेरा एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें अगर आपको पसंद आया। तो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग द टेक्निकल टॉपिक वेल्डिंग इंस्पेक्शन, मैं आज अपने सबसे फेवरेट टॉपिक पे आता हूं जो कि प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल में स्टार्ट करने के पहले मैं जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं प्रिंसिपल उसके बारे में बताऊंगा। तो हमने दो सेगमेंट पे बात किया हुआ है। पहला सेगमेंट था हमारा कल्चर पे हमने एवरीडे लर्निंग को डिस्कस किया हुआ है। हमने रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल को डिस्कस किया हुआ है, लीड विद ह्यूमिलिटी को डिस्कस किया हुआ है, बिहेवियर को डिस्कस किया हुआ है, एंगर मैनेजमेंट को डिस्कस किया हुआ है। और जो दूसरा सेगमेंट है जिसको हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कहते हैं, उसमें हमने सीक परफेक्शन को डिस्कस किया हुआ है, एम्बेरेस साइंटिफिक थिंकिंग को हमने डिस्कस किया हुआ है, फोकस ऑन प्रोसेसेस को डिस्कस किया हुआ है, एश्योर क्वालिटी एट सोर्स को डिस्कस किया हुआ है। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फ्लो एंड पुल प्रोसेस। फ्लो, हाँ दोस्तों, फ्लो, FLOW, फ्लो एंड पुल प्रोसेस। सो दोस्तों, बेसिकली फ्लो एंड पुल ये एक लीन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कुछ ऐसी कंपनियां आपने देखी होंगी जहां पर आपने विजिट किया होगा और आपने ऐसा देखा होगा कि एक वर्क किसी एक एंड पे कंपनी में हो रहा है, उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो दूसरे एंड पे हो रहा है। इसका मतलब ये है जो फैक्ट्री का लेआउट है वो सिंगल फ्लो नहीं है। मतलब बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जिनका फ्लो वन फ्लो सिस्टम पे काम करता है। वन फ्लो सिस्टम आप ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों, हमारे लीन के लैंग्वेज में 7 तरीके के वेस्टेज होते हैं और वो अगर वेस्टेज आपके फ्लो में है तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है या ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना है कि जो फ्लो है कंपनी का वो वन फ्लो होना चाहिए, उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए, सिंगल फ्लो होना चाहिए। आइडल कंडीशन तो ये होती है दोस्तों कि एक लाइन पे एक बार पे एक ही कंपोनेंट चलना चाहिए, दैट इज द आइडल सिचुएशन, जो कि हो नहीं पाती। लेकिन उसको कोशिश करना है कि जो आपका फ्लो है वो ब्रेक ना होने पाए। एक स्टेप कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा स्टेप उससे लगा हुआ होना चाहिए, फिर तीसरा उससे लगा हुआ होना चाहिए। अगर एक स्टेप यहां है, दूसरे के लिए यहां जाने वाला है, तीसरे के लिए फिर वहां जाने वाला है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का लॉस होगा और प्रोडक्टिविटी लॉस होगी। और दोस्तों, इसके लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारा, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ कंपनियां फ्लो पे विश्वास नहीं करती हैं और उनका प्रोडक्टिविटी डाउन होता है। एक सर्टेन टाइम के बाद उनके एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर होता है प्रोडक्टिविटी निकालने का और काफी सारे लॉसेस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर बेनिफिट पे नहीं आ पाती। तो इसलिए फ्लो का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, दूसरा जो प्रोसेस है वो है पुल। मैंने यहां पर लिखा हुआ है पुल प्रोसेस। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में आपने पुश प्रोसेस का नाम सुना होगा। अब मैं पुल और पुश आपको बताता हूं। इसका बेसिक डिफरेंस ये है, पुश का मतलब ये होता है कि अगर मैं सपोज करिए एक डिपार्टमेंट हूं, मेरे बाद एक डिपार्टमेंट है, तो जब मेरा काम कंप्लीट होगा तब मैं दूसरे को दूंगा। दूसरा डिपार्टमेंट तब तक कुछ भी नहीं मांगेगा। मतलब मैं फर्स्ट डिपार्टमेंट हूं और सेकंड डिपार्टमेंट जिसको मुझे कंपोनेंट देने हैं, जब मेरा कंप्लीट होगा तब मैं उसको दूंगा। मेरी मर्जी है, मेरा कंप्लीट हुआ मैंने दिया, जल्दी कंप्लीट हुआ, देर में कंप्लीट हुआ, मैंने दिया। जबकि पुल प्रोसेस में क्या होता है, ये कस्टमर ड्रिवन प्रोसेस होता है।
कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, आपका ऑर्डर आपकी मार्केटिंग को गया, सेल्स को गया, सेल्स के थ्रू प्लांट को आया, प्लांट के थ्रू सप्लायर को गया, उस ऑर्डर के बेसिस पे ही सप्लायर सप्लाई करेगा, सप्लायर ने सप्लाई किया, रिसीविंग डिपार्टमेंट को गया। हर एक डिपार्टमेंट का केपीआई है। किस बेसिस पे केपीआई डिफाइन किया है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर किस बेसिस पे डिफाइन किया हुआ है? कस्टमर के ओटीडी के बेसिस पे। तो हर अगला डिपार्टमेंट वो उस कंपोनेंट को पुल करेगा, लेगा, क्योंकि उसका केपीआई उस पे बेस्ड है। और दूसरी चीज, ये पुल प्रोसेस में ऐसा बोला गया है कि कंपनी के अंदर ही कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस है, असेंबली है, फाइनल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट के आगे वाला डिपार्टमेंट उसका क्लाइंट होगा, और अगर वो उसका क्लाइंट होगा तो जो पिछला डिपार्टमेंट है उसको जल्दी देगा और क्लाइंट जो है उसको पुल करेगा। और सिमिलर बेसिस पे जो लास्ट जो क्लाइंट पे जाने वाला है वो क्लाइंट भी पुल कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड पुल प्रोसेस। और दोस्तों, ये फ्लो एंड पुल प्रोसेस अगर किसी भी कंपनी में इंप्लीमेंट होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी सीमलेस होगी, उसका प्रॉफिट लेवल बहुत हाई होगा, और मेरे हिसाब से आपको इसको ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों, प्रिंसिपल के बाद हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग इंस्पेक्टर। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार ये वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करना है। वेल्डिंग के इंस्पेक्शन में करना क्या क्या है? तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि वेल्डिंग के इंस्पेक्शन में आपको क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक विजुअल का स्टैंडर्ड है ईएन का, वो है BS-EN ISO 17637, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ फ्यूजन वेल्ड विजुअल एग्जामिनेशन। ये जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, इसमें विजुअल इंस्पेक्शन का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एक बार आप फिर देख लो, BS-EN ISO 17637। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है जो एक वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करने वाले इंजीनियर या वेल्डिंग इंस्पेक्टर के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यह है कि वो जितने भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जो अप्लीकेबल हैं, चाहे वो मटेरियल स्पेसिफिकेशन हो, चाहे वो वेल्डिंग से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन हो, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसका उसको नॉलेज होना चाहिए या वो उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेल्डिंग प्रोसीजर टू बी यूज्ड। उस पर्टिकुलर वेल्डिंग के लिए कौन सा WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन यूज होने वाला है, उस इंस्पेक्टर या इंजीनियर को पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे ही वो ये देखेगा कि क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर उसको फॉलो करने हैं। इसके बाद हैव अ गुड विजन, चेक एवरी 12 मंथ। जो वो इंस्पेक्टर है उसको अपना आई हर साल 12 महीने में चेक करवाना है एज पर रिक्वायरमेंट। अगर मैं बात करता हूं SNTTC बने के हिसाब से, तो जैगर नंबर 1 के हिसाब से उसको विजन टेस्ट कराना पड़ेगा एवरी 12 मंथ। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा कंडीशन है कि जब वो विजुअल एग्जामिनेशन वेल्डिंग का करेगा तो उस एरिया में कितना लाइट होना चाहिए जहां पर वेल्डिंग हो रहा है। तो दोस्तों, उसके लिए जो कोड कहता है वो ये कहता है 350 लक्स जो इल्यूमिनेंस है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बट कोड में ये भी लिखा है जो रिकमेंडेड है, आप मिनिमम 500 लक्स रखो। कोड के हिसाब से 350 लक्स है, लेकिन आप 500 लक्स रखोगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा। इसके बाद मैं विजन एक्सेस की बात करता हूं कि आपको मैंने एक वेल्ड दिखाया है, यहां पर ये देखिए आप कितना दूरी से हमें इस वेल्ड का इंस्पेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर मैंने दिखाया है 600 mm। आई शुड बी विद इन 600 mm ऑफ द सरफेस। तो 600 mm या 24 इंच, इससे दूर से इंस्पेक्शन नहीं करना चाहिए। आपको 600 mm से कम की दूरी पे इंस्पेक्शन करना चाहिए, तो आप वेल्ड का प्रॉपर इवेल्युएशन कर सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ये विजन का एंगल है ये 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए।
ये 30 डिग्री से ज्यादा होगा। 30 डिग्री कैसे? जैसे सपोज यहां वेल्ड है, मैं यहां से देख रहा हूं तो ये 30 डिग्री से कम होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे देख रहा हूं, यहां पर है, अगर आप ये एंगल करेंगे तो 60 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री है और आपको प्रॉपर विजन दिखेगा। तो 30 डिग्री से कम का अगर एंगल बन रहा है इसका विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो 30 डिग्री से ज्यादा एंगल होना चाहिए और 24 इंच से कम की डिस्टेंस होनी चाहिए वेल्डिंग इंस्पेक्शन करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐड हैं, मतलब जो आप विजुअल इंस्पेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि वहां पर आप जा ही नहीं सकते हो इंस्पेक्शन करने, वेल्डिंग ऐसी जगह की जा रही है जहां पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है आपको देखने की, तो उस समय पे आपको क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा और एग्रीमेंट के बाद आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि मैं मिरर बोरोस्कोप का यूज करूंगा या तो फाइबर ऑप्टिकल व्यूइंग स्कोप का यूज करूंगा। ये किस टाइप के बोरोस्कोप होते हैं? मिरर वाले में आगे मिरर लगा होता है और आप मिरर को एक एड के थ्रू लगा के देखते हैं और आपको वेल्डिंग का क्वालिटी दिख जाता है मिरर में। और दूसरा जो फाइबर स्कोप है उसमें एक कैमरा लगा होता है जो वहां की फोटो को आपको स्क्रीन में दिखाता रहता है। सपोज मैं कहता हूं यहां पर वेल्डिंग है, आप यहां देख नहीं सकते हो, एक इस टाइप का ऐड होगा, आप ऐड ऐसे लगा के देखोगे कि वेल्डिंग कैसा दिख रहा है और आपके सामने एक स्क्रीन होगी जहां पर वहां का वीडियो या फोटो दिखाई देगा और आप बताओगे वेल्ड एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट है। बट ये आप तब कर सकते हो जब आपका विजुअली एग्रीमेंट होगा क्लाइंट के साथ में। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे गेजेस हैं वेल्डिंग के जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कौन कौन से मेजरिंग डिवाइसेस हैं जो वेल्डिंग इंस्पेक्शन करने के लिए यूजफुल। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं फ्लेक्सिबल टेप, फ्लेक्सिबल टेप का आप यूज करते हो, स्टील रूल का आप यूज करते हो, टेम्परेचर इंडिकेटर क्रेयॉन्स का यूज करते हो। टेम्परेचर इंडिकेटर क्रेयॉन्स जो होता है बेसिकली एक चौक टाइप का होता है और एक सर्टेन टेम्परेचर आने के बाद अगर आप उसको चलाते हो और वो क्रेयॉन्स अगर मेल्ट हो जाता है, इसका मतलब उस सरफेस पे टेम्परेचर इतना है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे इस क्रेयॉन्स की जगह पे इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर आ गए हैं कि आप उसमें सेंसर के थ्रू आप उसमें इंडिकेटर डालते हो और आपको दिख जाता है कि टेम्परेचर कितना है। इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है मार्केट में। दूसरा वेल्डिंग गेजेस। वेल्डिंग गेजेस आपको वेल्ड बीट की हाइट, आर्क लेंथ, ये सब मेजर करने के काम में आता है, आप इसके थ्रू ये कर सकते हैं। इसके अलावा वोल्ट मीटर, एमीटर, आपको करंट और वोल्टेज ये फाइंड आउट करने के लिए ये दो मीटर हैं जिसका आप यूज करेंगे। इसके अलावा मैग्नीफाइंग ग्लासेस का आप यूज करेंगे, टॉर्च का यूज कर सकते हैं। गैस फ्लो मीटर, गैस फ्लो मीटर इसलिए होता है, अगर आप GTAW वेल्डिंग आपने देखी होगी, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, तो आर्गन गैस फ्लो होती है, तो उसके लिए हम ये वाला फ्लो मीटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे जिसमें आपको इसके पिक्चर भी दिखाई देंगे और उसके अलावा कुछ और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बताया कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर को विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए BS-EN ISO 17637 स्पेक का यूज करना होगा और जो भी इंस्पेक्शन होगा वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो आपका क्लाइंट है उसके और आपके बीच में एग्रीमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। और किसी भी फैब्रिकेशन पे इंस्पेक्शन करने के लिए जो रोल होता है वेल्डिंग इंस्पेक्टर का, वो 3 प्रोसेस पे होता है। एक तो वेल्डिंग होने के पहले, वेल्डिंग होने के दौरान और वेल्डिंग होने के बाद। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा ड्यूटी की। जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर का ड्यूटीज है बिफोर वेल्डिंग, 2 टाइम पे होगा, एक बिफोर असेंबली होगा, एक आफ्टर असेंबली होगा। दूसरा होगा ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान जब वेल्डर वेल्डिंग परफॉर्म कर रहा है उस समय अगर हमारा इंस्पेक्टर क्या क्या वेल्डिंग में विटनेस करेगा। और जो तीसरा है वो है आफ्टर वेल्डिंग, वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद वेल्डिंग इंस्पेक्टर उसमें क्या क्या देखेगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम टिपिकल ड्यूटीज ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर बिफोर वेल्डिंग में क्या क्या चीजें उसको देखनी है। तो सबसे पहले उसको देखना है कि जो प्रिपरेशन हो रहा है वेल्डिंग का वो एज पर रिलेवेंट कोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है
जो क्लाइंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही, वो उसको देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन स्टैंडर्ड ऑब्लिक कोड, विजुअल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या क्या है क्लाइंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसको वो चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा उसको ड्राइंग देखना होगा कि क्या पोजीशन दिया हुआ है, क्या क्या टॉलरेंस दी हुई है, वो ड्राइंग उसको चेक करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल के जो प्रोसीजर होते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग का क्या प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट कंट्रोल का क्या प्रोसेस होगा, वेल्डिंग कंज्यूमेबल को इशू या कंट्रोल करने का क्या क्या प्रोसेस होगा। क्योंकि दोस्तों वेल्डिंग इलेक्ट्रोड या कंज्यूमेबल जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, अगर वो मॉइस्चर के कंटेंट में आएंगे तो इट में हैपेंस कि उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर को जो भी क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर हैं उसको टेक केयर करना होगा। इसके बाद दोस्तों जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर है उसको ये देखना होगा कि क्या क्या इंस्पेक्शन होल्ड पॉइंट, क्या क्या इंस्पेक्शन विटनेस पॉइंट और क्या क्या इंस्पेक्शन रिव्यू पॉइंट एज पर आईटीपी क्लाइंट ने डिफाइन किए हुए हैं, और डिटेल आईटीपी के हिसाब से उसको उसको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। उसके अलावा उसी के हिसाब से उसको विटनेस भी करना होगा। दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूं वेल्डिंग प्रोसीजर की। जो हमारा वेल्डिंग इंस्पेक्टर है उसको जो वेल्डिंग परफॉर्म हो रही है, जिस जॉइंट पे हो रही है, उसका उसको अप्रूव डब्ल्यूपीएस पीक्यूआर देखना होगा कि डब्ल्यूपीएस बेसिकली वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन किस टाइप के जॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, कौन सा कौन सा वेल्डर उसके लिए अप्रूव्ड है, क्या वो वेल्डर सही है, उस वेल्डर के पास क्या क्वालिफिकेशन है या नहीं है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या नहीं है। अगर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो वो वेल्डर वेल्डिंग नहीं कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर है उसको इक्विपमेंट की तरफ देखना होगा कि जो इक्विपमेंट है वो अच्छी कंडीशन पे है कि नहीं है। उसके बाद सेफ्टी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, और जो मेरे इक्विपमेंट हैं एमीटर, वोल्ट मीटर या टेम्परेचर गन या आर्गन गैस और आपका एयर सर्कुलेशन फिल्टर, ये जो भी चीजें हैं वो सब कैलिब्रेटेड हैं या नहीं है, वो इंस्पेक्टर को चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा उसको ये देखना पड़ेगा जिस मटेरियल पे वेल्डिंग हो रहा है उसका टेस्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं है, वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डैमेज हो या किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन जैसे रस्ट है, ऑयल है या कुछ भी ऐसी चीज उसमें ना लगी हो। उसके बाद वो एमटीसी के हिसाब से ट्रेसेबिलिटी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा उसको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो कंज्यूमेबल वेल्डिंग के लिए यूज होने वाला है वेल्डिंग के दौरान पे वो एज पर डब्ल्यूपीएस है या नहीं है। अगर वो डब्ल्यूपीएस पीक्यूआर के हिसाब से नहीं है तो उससे वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो वेल्ड का प्रिपरेशन है, वेल्ड का प्रिपरेशन जो एंगल होता है, ग्रूव का एंगल है या जो भी स्लॉट का एंगल है या स्लॉट का डेप्थ है, वो डब्ल्यूपीएस की ड्राइंग के हिसाब से बना है या नहीं बना है, और जो जो भी मटेरियल है या वेल्ड प्रिपरेशन है वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए, तभी वेल्डिंग के लिए वो अलाउ करेगा। वेल्डिंग इक्विपमेंट की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए और एज पर प्रोसीजर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों उसको देखना पड़ेगा कि डब्ल्यूपीएस के हिसाब से फिटअप वो कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, विद बैकिंग वेल्डिंग हो रहा है कि विदाउट बैकिंग वेल्डिंग हो रहा है, क्योंकि डब्ल्यूपीएस पीक्यूआर एक बैकिंग के साथ अप्रूव किया जाता है, एक विदाउट बैकिंग अप्रूव किया जाता है। तो किस तरीके से फिटअप किया जा रहा है वो देखा जाएगा। इसके अलावा डब्ल्यूपीएस में अगर प्री हीट के बारे में डिफाइंड है तो क्या वेल्डर ने उतना प्री हीट मटेरियल को किया है या नहीं किया हुआ है, इसको वेल्डिंग इंस्पेक्टर को चेक करना होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ड्यूरिंग वेल्डिंग। ड्यूरिंग वेल्डिंग वेल्डिंग इंस्पेक्टर को क्या क्या देखना होगा। एक तो वेदर का कंडीशन देखना पड़ेगा कि वो वेल्डिंग करने के लिए सही पोजीशन है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां बारिश हो रहा हो या एयर बहुत तेजी से फ्लो कर रहा हो, मॉइस्चर हो और वेल्डिंग प्रॉपर ना हो पाए। उसके अलावा ड्यूरिंग वेल्डिंग उसको ये देखना पड़ेगा कि डब्ल्यूपीएस में जो प्रोसेस डिफाइंड है, जैसे एसएमए सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है या जीटीएडब्ल्यू है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है या जीएमएडब्ल्यू है, तो जो प्रोसेस डब्ल्यूपीएस में लिखा है क्या वही प्रोसेस से ही वेल्डिंग हो रहा है। इसके अलावा जो वेल्डर अप्रूव्ड है क्या वही वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, अगर वो वेल्डर वेल्डिंग नहीं कर रहा तो उस वेल्ड को वहीं रोकना होगा। इसके अलावा बात करते हैं प्री हीट की। डब्ल्यूपीएस पीक्यूआर में
प्री हीट का टेम्परेचर दिया होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है वो, तो क्या वो मिनिमम टेम्परेचर फॉलो किया गया है। इसके अलावा जो इंटरपास टेम्परेचर है, एक लेयर वेल्डिंग की और दूसरे लेयर के बीच का जो टेम्परेचर होता है, मतलब एक लेयर जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वो हीट होती है, उसके बाद दूसरी लेयर वेल्डिंग आप तभी करते हैं जब आप इंटरपास टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो जो मैक्सिमम इंटरपास टेम्परेचर आपका डब्ल्यूपीएस में दिया गया है, क्या वो फुलफिल हो रहा है या उसको क्रॉस कर रहा है। अगर वो उसको क्रॉस कर रहा है तो वेल्डिंग को वहीं रोकना होगा। इसके अलावा जो वेल्डिंग कंज्यूमेबल है वो डब्ल्यूपीएस पीक्यूआर के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो सुटेबल कंडीशन पे रखा है, बेकिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, या जो उसका हैंडलिंग का प्रोसीजर है वो इलेक्ट्रोड को रखने के लिए फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये वेल्डिंग इंस्पेक्टर को टेक केयर करना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका वेल्डिंग वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड का साइज है उसके बेसिस पे जो करंट और वोल्टेज डब्ल्यूपीएस पीक्यूआर में दिया गया है या मेंशन है, वो करंट और वोल्टेज और ट्रेवल स्पीड फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो फॉलो नहीं हो रहा तो वेल्डिंग नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों की जो हीट इनपुट है वो करंट वोल्टेज और ट्रेवल स्पीड के कैलकुलेशन के बेस पे होता है, वो प्रॉपर होना चाहिए। रूट रन जब वेल्डर मारता है तो रूट रन मारने के बाद उसको चेक करना होगा कि लैक ऑफ पेनिट्रेशन तो कहीं नहीं है, उसको विजुअली चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे वेल्डिंग को प्रोसीड करना होगा। इसके बाद दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग कोई वेल्डर करता है तो एक लेयर मारने के बाद उसके ऊपर फ्लक्स आता है, तो हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि फ्लक्स या जो भी फ्लक्स है वो प्रॉपरली तरीके से क्लीन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस समय पे वेल्डर को उसको प्रॉपरली क्लीन करना है, फ्लक्स का कोई भी टुकड़ा उसमें रह ना जाए जिससे स्लैग फॉर्म ना करे। और डिस्टॉर्शन को भी देखते चलना है फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है वेल्डिंग के टाइम पे प्लेट डिस्टॉर्ट हो जाती है और जो आउटकम चाहिए होता है वो हमें नहीं मिल पाता है, तो डिस्टॉर्शन कंट्रोल करना चाहिए। वेल्डर ने क्या वो पूरे पैरामीटर फॉलो किए हुए हैं डिस्टॉर्शन कंट्रोल करने के लिए, वो पूरा देखना होगा। दोस्तों वेल्डिंग खत्म होने के बाद क्या क्या चीजों पे गौर देना चाहिए वेल्डिंग इंस्पेक्टर को। सबसे पहले तो वेल्ड आइडेंटिफिकेशन, जहां पर जिस भी वेल्डर ने वेल्ड किया है उसका आइडेंटिफिकेशन उस वेल्ड पे होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद कोई डिफेक्ट मिलता है और वेल्डर बोलता है ये तो मैंने वेल्ड ही नहीं किया, तो इसलिए वेल्ड आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी, किस वेल्डर ने वेल्डिंग किया है आपको पता होना चाहिए। विजुअल इंस्पेक्शन, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो वेल्ड है उसमें सभी एनडी प्रॉपर वे पे हुई है या नहीं हुई, उसका विजुअल इंस्पेक्शन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, डायमेंशन सर्वे उसका प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, ये पूरा देखना पड़ेगा। और जो अदर एनडी रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, ये आफ्टर वेल्डिंग टेक केयर करना पड़ेगा। आफ्टर वेल्डिंग अगर कभी रिपेयर आता है तो रिपेयर को भी मॉनिटर करना पड़ेगा, जो पीडब्ल्यूएसटी का प्रोसीजर है वो फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन है या नहीं मेंटेन है, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी हमारा चार्ट है या जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोसीजर की वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, वो टेक केयर करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके बाद आता है प्रेशर या लोड टेस्ट। अगर प्रेशर टेस्ट होना है तो प्रेशर टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और जो इक्विपमेंट उसमें यूज किए जा रहे हैं वो कैलिब्रेटेड है या नहीं है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है या नहीं किया गया है, ये वेल्डिंग इंस्पेक्टर को टेक केयर करना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देखने होते हैं, उसको ये देखना पड़ेगा कि जो भी एज बिल्ट ड्राइंग है उसके हिसाब से ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, या जो भी आईटीपी का रिक्वायरमेंट है या क्यूसी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो पूरा कंप्लीट हुआ है तो उसको साइन ऑफ करके क्यूसी डिपार्टमेंट को सबमिट करना होगा। अब हम बात करेंगे वेल्डिंग इंस्पेक्टर की ड्यूटी की बिफोर वेल्डिंग में, शॉर्ट में बात करेंगे क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हमने। चेक ऑल डॉक्यूमेंटेशन, चेक ऑल कंज्यूमेबल, check material dimension and condition, preheating method and temperature, check fit and setup, ensure no undue stress is applied to the joint, check welding equipment, check ampere, voltage, polarity, ensure the correct technique, run sequence, check run out length, time lapse, cleaning between passes, interpass temperature, consumable control, maintenance of record and report, post cleaning,
visual inspection of completed welded joint, check weld contour and width, PWST, dimensional accuracy, weld report, tie up with NDE, monitor any repair. ये सब ड्यूटी वेल्डिंग इंस्पेक्टर की है जो उसको फुलफिल करनी है और अप्लीकेबल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। तो दोस्तों वेल्डिंग इंस्पेक्टर को 3 चीजों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। एक है ऑब्जर्व, दूसरा है रिकॉर्ड और तीसरा है कंपेयर। उसको हर एक एक्टिविटी जो वेल्ड से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसको पूरा ऑब्जर्व करना होगा। उसको पूरे लॉग प्रिपेयर करने होंगे। लॉग में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे आपका कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, क्या इलेक्ट्रोड लिया है, किस बैच का लिया है, कितना प्रीहीट किया, कितना इंटरपास किया, वो पूरी चीजें उसको मॉनिटर करनी पड़ेंगी, पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि जो भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइंड है या जो भी रिलेवेंट स्टैंडर्ड है उससे ये फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दोस्तों, आपको वेल्डिंग इंस्पेक्शन का ये लेक्चर कैसा लगा? मैं हर हफ्ते आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, कुछ नए नए टॉपिक लाता रहूंगा और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए हो तो आप मुझे अपना मेल आईडी कमेंट बॉक्स पे शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप लेक्चर चाहते हो वो मुझे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स पे, मैं आपके लिए लेक्चर बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।